जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीज़न 2 के एपिसोड 1 और 2 के बारे में। इसके पहले एपिसोड का नाम है डॉल हाउस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 1961 मिसिसिपी का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम कोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। वो एक डॉल मेकिंग फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए जा रही थी, एक सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। और जब वो उस फैक्ट्री के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे ढेर सारी डॉल्स बनाई जा रही हैं। उसको वो जॉब बहुत ही प्यारी होती है और किसी भी हाल में उसे वो जॉब चाहिए थी। उस फैक्ट्री का ओनर होता है वैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था और उसकी डॉल्स दुनिया भर में हर जगह जाया करती थी। वो डॉल्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था और उसका मानना था कि डॉल्स भी एक ह्यूमन की तरह ही होती हैं, लेकिन उनके अंदर जान नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वो इंसान को प्यार करते हैं। कोवी जब मिस्टर वैन से मिलती है इंटरव्यू के लिए तो मिस्टर वैन उससे पूछता है कि उसके लिए डॉल की क्या परिभाषा है। वो उसे बताती है कि डॉल की परिभाषा उसके लिए सिर्फ प्लास्टिक है, क्योंकि वो प्लास्टिक से बनाई जाती है और बच्चे उससे खेलते हैं। ये सुन के वैन उससे कहता है कि वो उसे अपनी सेक्रेटरी नहीं रख सकता। ये सुन के कोवी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो उससे कहता है कि उसका असिस्टेंट उसका देखभाल रखेगा। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आता है, जो कि काफ़ी बड़ा था, और वो कोबी को पकड़ लेता है और उसे पीट कर बेहोश कर देता है। जब कोबी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक डॉल हाउस में पाती है, जहाँ पर वो अपने सामने वैन को देखती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसे यहाँ पर क्यों लाया है। वैन उसे बताता है कि दरअसल ये उसका डॉल हाउस है और उसकी बीवी की मौत के बाद उसका बेटा अकेला हो गया है और उसे एक नई मॉम चाहिए जो कि उसका देखभाल कर सके। इसीलिए वो उसे यहाँ पर लाया है ताकि वो उसे कुछ तहजीब सिखा सके। वो भी उससे कहती है कि वो इसके लिए राज़ी नहीं है तो वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो उससे कहता है कि एक बार जो डॉल हाउस में आ गया वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता, इसीलिए उसे यहाँ पे रहने के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती। तभी को भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसके असिस्टेंट को देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है और वैन अपने असिस्टेंट को लेकर तुरंत वहाँ से चला जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। ये देखकर को भी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी। लेकिन तभी वहाँ पे मौजूद डॉल्स अपने मास्क हटाती हैं और वो देखती हैं कि दरअसल वो लड़कियाँ हैं जो कि उसी की तरह यहाँ पर फंसी हुई हैं और उन्हें यहाँ पर डॉल बनने का नाटक करना होता है। उन लड़कियों के नाम होते हैं ऑरेला, हेलेना, फे और बूनी, और इन चारों को वैन ने पहले ही किडनैप करके यहाँ पर ले आया था। ऑरेला कोबी को बताती है कि यहाँ पे रहने के कुछ रूल्स हैं, उन्हें यहाँ पर डॉल्स बन के रहना पड़ता है और हर दिन वो यहाँ पर आता है और उससे पहले यहाँ पे अलार्म बजता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो आने वाला है और वो तैयार होकर डॉल्स बन जाती हैं। कोबी उनसे पूछती है कि आखिर वो ये कर क्यों रहा है, तो हार्लेना उसे बताती है कि दरअसल उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी और उसने जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था तो उसके लवर और उसे उसने मार कर कुएं में फेंक दिया और अपने बेटे को बताया कि उसकी माँ यहाँ से दूर चली गई। जिसके बाद उसका बेटा माँ की याद में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा, इसीलिए अब उन लड़कियों को उसने यहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ है ताकि उसके बेटे को वो इम्प्रेस कर सके और हाउस होल्ड काम सीख सके, जिससे कि वो उसकी नई मदर बन सके। तभी अचानक वहाँ पर अलार्म बजता है और वो सभी तैयार होने लगती हैं और कोबी भी अपने एक डॉल के कपड़े सेलेक्ट कर लेती है और बैठ जाती है। तभी वैन वहाँ पर अपने बेटे के साथ आता है और वो अपने बेटे से कहता है कि उसे जो भी डॉल पसंद आए वो उसे ज़रूर बताए। वो नई डॉल को जब देखता है तो वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि आखिर वो क्लाउन क्यों बनी हुई है। तो कोबी उसे बताती है कि बच्चों को क्लाउन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन वैन का बेटा ओटिस उससे कहता है कि उसे क्लाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस सुनकर कोबी उससे कहती है कि वो मैजिक करना भी जानती है और वो उसके सामने एक टॉय कार को चला कर दिखाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। तो वो उसे बताती है कि उसे मैजिक आता है। ओटिस जब कार के नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई भी मोटर नहीं होती, तो वो उससे कहता है कि वो फिर से करके दिखाए और फिर से वो उस कार को मूव कर देती है, जिससे ओटिस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बाकी लड़कियाँ ये देखकर हैरान थी कि आखिर उसने ये किया कैसे। रात को ऑरेला उससे पूछती है कि आखिर उसने वो मैजिक कैसे कर लिया, तो वो उसे बताती है कि उसके अंकल मैजिशियन थे और उन्होंने उसे मैजिक करना सिखाया था। ऑरेला उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उस लड़के को इम्प्रेस कर लेगी और उसके बाद वो उसकी मम्मी बन जाएगी और वो सभी मारे जाएंगे, क्योंकि वैन यहाँ पर पहले भी कई लड़कियों को मार चुका है जो कि मॉम बनने के काबिल नहीं थी। कोबी उससे कहती है कि उसका प्लान है कि वो सभी को यहाँ से जिंदा वापस ले जाएगी, क्योंकि वो उस बच्चे को इम्प्रेस करके उससे कहेगी कि वो अपने पिता को कहे कि वो उन सबको छोड़ दे। फिर से वहाँ पे अलार्म बजता है और अब वैन वहाँ पर आने वाला था और वैन वहाँ पर आकर उन्हें डाइनिंग टेबल पे बैठाता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि उन्हें डाइनिंग टेबल सेट करना सीखना होगा और सबको वो मार्क्स देगा और जिसके कम मार्क्स होंगे उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वो टाइम स्टार्ट करता है तो सभी अपने डाइनिंग टेबल को सजाने लगती हैं, लेकिन जब टाइम अप होता है तो वो सबको मार्क्स देने लगता है। जहाँ पे एक लड़की को बिल्कुल भी डाइनिंग सेट लगाना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो उसे जान से मार डाले और वो लड़की एलिमिनेट कर दी जाती है और उसे जान से मारकर कुएं में फेंक दिया जाता है। वैन उन सबसे कहता है कि कल वो फिर से उनका एक और टेस्ट लेगा और उस टेस्ट के बाद उनका फाइनल टेस्ट होगा। अगले दिन ओटिस जब कोबी के साथ खेल रहा होता है तो कोबी उससे कहती है कि वो उसकी माँ बनने के लिए तैयार है,
लेकिन वो अपने पिता से कहे कि वो बाकी लड़कियों को छोड़ दे। तो ओटिस उससे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो क्या सच में उसकी माँ बनेगी। उसकी बात मान के ओटिस रात को अपने पिता से बात करने के लिए जाता है, लेकिन उसका पिता वहाँ पर उससे कहता है कि उसकी माँ खो गई है और वो उसे दुनिया की बेस्ट मॉमी ला कर देगा। ओटिस सुन के खुश हो जाता है और वो कोबी की कही हुई बात को अपने पिता से नहीं बताता, क्योंकि उसे ज़्यादा भरोसा अपने पिता पर था। अगले दिन वैन फिर से उन डॉल्स के पास जाता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि अब उनका दूसरा टेस्ट है, जहाँ पर उन्हें कपड़ा इस्त्री करके दिखाना पड़ेगा। वो सभी लड़कियों से वो टास्क कराता है, लेकिन एक लड़की उसमें से बहुत ही बेकार टास्क करती है, जिसकी वजह से वो उसको स्टैब कर देते हैं और जान से मार डालते हैं, और अब बाकी 3 लड़कियां ही बची हुई थीं। वैन उनसे कहता है कि अब आखिरी टेस्ट उनका वो कल लेगा और वो सभी तैयार रहें, ये आखिरी और फाइनल टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ एक ही विजेता होगी और बाकी लड़कियों को मार दिया जाएगा। और कोबी और हार्लिन सोचने लगती हैं कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलें, और ऑरेलिया को लगता है कि कोबी उनसे जीत जाएगी, इसीलिए वो प्लान बनाती है उसे जान से मारने का। जब वो उसके पास जाती है उसे जान से मारने के लिए, तो वो देखती है कि वो पुतला है और वो कोबी नहीं है, लेकिन कोबी उसे रोकती है और उससे कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो सभी यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। ये सुन के वो प्लान में राज़ी हो जाती हैं, और रात को जब वैन वहाँ पर आने वाला होता है आखिरी टास्क देने के लिए, तो वो सभी कबर्ड में छुप जाती हैं और अपने पुतलों को वहाँ पे खड़ा कर देती हैं, जिससे वैन को लगता है कि वो तीनों वहीं पर हैं, और मौका देखकर वो तीनों दरवाजे के रास्ते वहाँ से भाग निकलती हैं। कोबी वैन के घर में जाती है क्योंकि वो उसके बेटे को साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसका पिता पागल था जो कि अपने बेटे के साथ भी कुछ भी कर सकता था। इसीलिए वो ओटिस के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ओटिस उससे कहता है कि उसे अपने पिता पर ज़्यादा विश्वास है, इसीलिए वो उसे शॉक दे देता है जिससे कि कोबी बेहोश हो जाती है। और इधर वो दोनों लड़कियां जब जंगलों की ओर भाग रही होती हैं, तो वहाँ पर वैन का असिस्टेंट आ जाता है जो कि उन दोनों को शूट करके जान से मार डालता है। जब कोबी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, और वैन उसे बताता है कि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। उसने जो उस कमरे में डॉल्स रखी थी उसके अंदर माइक भी था, जिसमें उसने उनकी सारी प्लानिंग सुन ली थी। उसे कहता है कि वो चूज़ करी गई है मॉम बनने के लिए, और अब वो उसे पूरी तरह डॉल बनाएगा। वो उसे मशीन में डाल देता है जिससे कि वो पूरी तरह डॉल बन जाती है, और उसके बाद वो उसे अपने घर के सारे काम करवाता है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ विचेस आती हैं जो कि मैजिक जाना करती थी, और वैन उससे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों आई हैं। वो उनसे कहती हैं कि दरअसल कोबी उनमें से एक है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे डॉल बनाने की। वो अपने मैजिक से उन सबको फ्रीज कर देती हैं और कोबी के पुतले को वो तोड़ देती हैं, जिससे कोबी बाहर आ जाती है। ये देखकर कोबी खुश हो जाती है और वो ओटिस को अपने साथ ले जाती है, और वो विचेस उस घर को पूरा जला देती हैं, जिसमें वैन और उसके असिस्टेंट की मौत हो जाती है। उसके बाद कोबी ओटिस को एक ऑर्फनेज में छोड़ देती है, जहाँ पर उसकी एक दोस्ती बन जाती है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, सीज़न 2 के सेकेंड एपिसोड का नाम है ऑरा। ये कहानी है जैज़लिन नाम की एक लेडी की, जो कि अपनी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। वो जब एक शॉप में होती है तो वहाँ पर उसे ऑरा नाम का एक वेब कैम मिलता है, जिसे अक्सर लोग अपने दरवाजे के बाहर लगाया करते हैं, ताकि अगर कोई विजिटर आए तो उन्हें पता चल जाए कि वहाँ पर कौन आया है। वो कैमरा काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए वो लेना नहीं चाहती, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उससे कहता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए उसे ये ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल कौन कातिल निकल जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। उसकी बात मानकर जैज़लिन उस ऑरा को ले लेती है, और जब वो अपने घर जाती है तो उसका पति ब्राइस जब उस ऑरा को देखता है तो वो उससे कहता है कि इतना महंगा सामान उसे लेने की क्या ज़रूरत थी। वो लोग अभी घर में शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे ज़्यादा विजिटर्स भी नहीं आने वाले। तो वो उससे कहती है कि अपनी सेफ्टी के लिए उसने वो लिया है। सुन के उसका पति उससे कहता है कि अगर उसको सेफ्टी के लिए चाहिए तो कोई बात नहीं, और वो तुरंत दरवाजे पर उस कैमरे को इंस्टॉल कर देता है। दरअसल जैज़लिन के साथ 20 साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी। 20 साल पहले एक चोर उसके घर में घुस आया था और उसके माता पिता को उसने जान से मार डाला था, और उसके बाद उसे ज़िंदा छोड़ दिया था, जिसके बाद जैज़लिन बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसीलिए उसे अपनी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जैज़लिन एक बिजनेस वुमेन थी जो कि अपनी ज्वेलरी का बिजनेस चलाना चाहती थी, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर उसे ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। जैज़लिन जब रात को काम कर रही होती है तो अचानक से उसे ऑरा का नोटिफिकेशन आता है, और जब वो अपने मोबाइल में उसको खोलती है तो वो अपने दरवाजे पर एक आदमी को देखती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है, और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद जब वो सोने के लिए जाती है तो फिर से वही आदमी उसके दरवाजे पर आता है, और वो जैज़लिन से कहता है कि वो दरवाज़ा खोले क्योंकि उससे उसे कुछ बात करनी है। लेकिन जैज़लिन उससे कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को बुला रही है। वो आदमी वहाँ से नहीं जाता तो वो पुलिस को कॉल कर देती है, और पुलिस वहाँ पर आकर जब छानबीन करती है तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी विजिटर आया ही नहीं था। उनके सामने हुआन नाम का बंदा रहता है जो कि अपने वेब कैम में भी उसे दिखाता है, और वहाँ पर कोई भी इंसान उन्हें नज़र नहीं आता। जैज़लिन का पति उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है, तो वो आराम करे, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अगले दिन जब वो घर में होते हैं तो अचानक से उसे फिर से नोटिफिकेशन आता है और जब वो अपने फ़ोन में ऑरा का कैम देखती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी फिर से वापस आ गया है। वो अपने पति को भी वो आदमी को दिखाती है और उससे कहती है कि वो चाहता है कि वो घर के अंदर आ जाए और ये देखकर उसका पति हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद कोई बंदा है जो कि उसके साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन जब वो हथियार लेकर उसे मारने के लिए जाता है तो दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो हुआन को कॉल करता है और उसे वेबकैम चेक करने के लिए कहता है तो हुआन उससे कहता है कि उनके दरवाजे पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कई सारे लोग प्रैंक भी करते हैं, इसीलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि शायद वो कैमरा हैक हो गया हो जिसकी वजह से कोई बंदा उसके साथ प्रैंक कर रहा है। उसके बाद जैस्मिन उसे बताती है कि दरअसल वो बूढ़ा आदमी उसे याद आ गया है, उसका नाम डेल था और वो हमारे स्कूल में काम किया करता था और एक दिन जब उसने उसे हाय कहा था तो वो उसके प्यार में पड़ गया था जिसकी वजह से वो उसे हमेशा फॉलो करता था और उसको लेटर्स भेजा करता था। ब्राइस उससे कहता है कि यानी उसका कहने का मतलब है कि वो आदमी उसे फिर से परेशान कर रहा है। जैस्मिन समझ जाती है कि उसका पति बिल्कुल भी नहीं समझने वाला, इसलिए वो खुद इस मिस्ट्री को सुलझाने का फैसला करती है और वो मिस्टर डेल के घर में जाती है पता लगाने के लिए, जहाँ पर उसे डेल की बहन मिलती है जो कि उसे बताती है कि डेल तो कई सालों से यहाँ पर आया ही नहीं है। वो उसे डेल की फ़ोटो भी देती है जो कि उसी आदमी की फ़ोटो थी जो कि उसके वेब कैम में आया करता था। जैस्मिन तुरंत अपने पति को कॉल करती है और इस बारे में बताती है तो उसका पति उससे कहता है कि हो सकता है कि डेल ने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया हो जिसके बाद वो उसके ऑरा में शो हो रहा हो। तभी अचानक ऑरा का नोटिफिकेशन आता है और जब जैस्मिन उस पर क्लिक करती है तो देखती है कि डेल वहाँ पर मौजूद है और इस बार वो डेल को अपने घर में अंदर आने देती है। लेकिन वो देखती है कि गेट पर कोई भी नहीं है। जब वो अंदर जाती है तो डेल उसके सामने खड़ा होता है जो कि उससे कहता है कि वो उससे यहाँ पर माफ़ी मांगने आया है क्योंकि उसने उसको स्टॉक किया था और उसकी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। ये सुनकर जैस्मिन उसे माफ़ कर देती है और तभी उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। जैस्मिन इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान थी लेकिन वो इस बारे में अपने पति को बिल्कुल भी नहीं बताती। अगले दिन उसे फिर से ऑरा का नोटिफिकेशन आता है और जब वो इस बार देखती है तो वहाँ पर मैरी नाम की एक लड़की होती है जो कि उसके पति ब्राइस से कहती है कि वो दरवाज़ा खोले। ब्राइस जब उस लड़की की आवाज़ सुनता है तो वो वहाँ पर उसे मारने के लिए जाता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, इसीलिए वो ऑरा को निकाल कर फेंक देता है और अपनी बीवी से कहता है कि वो फिर से इसे इंस्टॉल बिल्कुल ना करे। जैस्मिन रिसर्च करने लगती है कि आखिर मैरी है कौन और उसे पता चलता है कि दरअसल एक एक्सीडेंट में वो मारी गई थी। रात को वो अपने घर में जाती है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि आखिर मैरी है कौन, तो वो उसे बताता है कि वो मैरी को जानता ही नहीं है। तभी अचानक उसे फिर से ऑरा का नोटिफिकेशन आता है और जब वो उसे क्लिक करती है तो वहाँ पर मैरी मौजूद होती है। ब्राइस उससे कहता है कि आखिर उसने ऑरा फिर से इंस्टॉल क्यों किया, तो जैस्मिन उससे कहती है कि उसे जानना था कि आखिर मैरी कौन है। वो उसे भी बताती है कि दरअसल उसे पता लग गया है कि ऑरा के अंदर आत्माएं दिखती हैं, वो आत्माएं जो कि अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाईं। जैसे कि डेल उसके पास आया था माफ़ी मांगने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी था, वैसे ही मैरी भी यहाँ पर आई है किसी मकसद की वजह से। ब्राइस उनके हंसने लगता है और उससे कहता है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन जब वो डोर पे मैरी को देखता है तो वो अपनी वाइफ को बताने लगता है कि आखिर मैरी कौन थी। वो उसे बताता है कि मैरी उसकी फियांसे थी, लेकिन जब उसने उससे एक दिन ब्रेकअप करना चाहा तो मैरी अचानक गाड़ी के आगे आ गई और उसने अपनी जान दे दी। जैस्मिन सुन के उससे कहती है कि शायद वो झूठ कह रहा है, इसलिए दरवाज़ा खोल देती है और मैरी की आत्मा को अंदर आने देती है, जहाँ पर ब्राइस देखता है कि मैरी की आत्मा के हाथ में एक बच्चा भी है जो कि उसे बताती है कि अगर वो जिंदा होती तो ये बच्चा उसका होता। ये सुन के ब्राइस जैस्मिन को अब सारी बात बताता है, जहाँ पर उससे कहता है कि दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड मैरी प्रेग्नेंट हो गई थी लेकिन उसे बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने उससे ब्रेकअप करना चाहा। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी उसे ठोकर मार कर निकल गई, लेकिन वो तब तक जिंदा थी लेकिन वो उसे जिंदा नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने उसे वहीं पर जान से मार डाला। ब्राइस कहता है कि उसने उस आत्मा को अंदर बुला के बहुत गलत किया क्योंकि ये जो सीक्रेट था वो किसी को भी नहीं बताने वाला था, लेकिन जैस्मिन को भी अब वो जान से मार डालेगा। और जब वो उसे मारने के लिए जाता है तो मैरी की आत्मा उसे रोक देती है और वहीं पर उसे चोक करके जान से मार डालती है। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जैस्मिन अब एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी और उसका एक वर्कर होता है जो कि उससे कहता है कि उसने ऑरा फिर से इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन जैस्मिन उससे कहती है कि उसने बहुत ही गलत काम किया। तभी उसे ऑरा का नोटिफिकेशन आता है और जैस्मिन जब उसे उठाती है तो देखती है कि ब्राइस वहाँ पर है जो कि उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है ताकि वो उसे जान से मार सके। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे इसके 2 एपिसोड की कहानी। आप बताइए आपको इसमें से कौन सा एपिसोड अच्छा लगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।